नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। रोज की तरीके से मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौकांकर साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। व्यूअर्स, देखिए, चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था और भी तमाम नेताओं ने इस बात को कहा। हारने वालों ने, माफ कीजिएगा, जो चुनाव में जीते उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नंबर कम हुए, इससे विपक्ष में खुशी है। लेकिन एक बात अच्छी है कि लोकतंत्र में विश्वास लोगों का फिर से जीवित हो गया और ईवीएम को अब लगता है कभी कोई दोष नहीं देगा। जाहिर भी था भाई, 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, किसने सोचा था। और उसके बाद जिस तरीके से आपने जश्न मनाते, नाचते कूदते सारे विपक्ष को देखा, तो मतलब सबने सहर्ष इन नतीजों को स्वीकार किया। लेकिन अब एक बार फिर ये ईवीएम की कहानी दोबारा चल पड़ी। आप भी सोच रहे कि अब ईवीएम का क्या मतलब, चुनाव खत्म हो गए, शपथ हो गई, मंत्रिमंडल बन गया, विपक्ष भी खुश है, सत्ता पक्ष भी खुश है, हमारी सरकार बन गई, अब क्या करना है ईवीएम का। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिससे अब एक बार फिर हमारे देश में चर्चा हो ही जानी चाहिए। एक बार मैं तो कह रहा हूं, एक बार 1-2 महीना लगा करके चुनाव आयोग भी टाइम दे, सबसे मिले और इस बात को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। हुआ क्या, इसके थोड़ा सा आपको मैं पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल मुंबई के एक अखबार ने खबर छापी। मुंबई का अखबार था, उसने खबर छापी और खबर में उसने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से जो एनडीए के उम्मीदवार थे रविंद्र वाइकर, ये 48 वोटों से अपना चुनाव जीते। ये शिंदे गुट के हैं, शिवसेना के हैं। 48 वोट से अपना चुनाव जीते थे, लेकिन इनका चुनाव जीता गया था रीकाउंटिंग से, मार्जिन बहुत कम था। अच्छा, जो उसके बाद इस अखबार ने जो खबर छापी, और वो बड़ी शरारतपूर्ण खबर थी कि इन रविंद्र वाइकर के एक रिश्तेदार उस वक्त काउंटिंग रूम में मौजूद थे जहां पर ईवीएम खुलनी थी, और वहां पर पोल एजेंट ने अपना फोन इनके रिश्तेदार को दिया और उस फोन पर ईवीएम को अनलॉक करने के लिए ओटीपी आने वाला था और वो फोन ऑपरेट किया रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार ने। जैसे ये खबर छपी, हंगामा मच गया चारों तरफ। एक से बढ़कर एक नेताओं ने इसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिए। राहुल गांधी से लेकर संजय राउत, तमाम नेताओं ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत का लोकतंत्र एक बार फिर डेड डिक्लेयर कर दिया। सब कुछ हो गया। अब मैं आपको सर सबसे इंटरेस्टिंग उसमें राहुल गांधी के कमेंट में आपको वो दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी के आप टाइमलाइन पर जाएंगे व्यूअर्स, तो आप सबसे ऊपर तो एक उनका पिन ट्वीट पाएंगे। पिन ट्वीट में लिखा है, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। पहले ही लाइन है, ये नतीजों के बाद उन्होंने डाली होगी, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया। तो 4 जून को लोकतंत्र बच चुका था, लेकिन अब जैसे ये खबर आई तो फिर वो क्या लिख रहे हैं, ईवीएम्स इन इंडिया आर अ ब्लैक बॉक्स एंड नोबडी इज अलाउड टू स्क्रूटिनाइज देम. Serious concerns are being raised about transparency in our electoral process. Democracy ends up being a sham and prone to fraud when institutions lack accountability. फिर उन्होंने कह दिया कि खतरा आ गया है हमारे लोकतंत्र पर, जब हमारी चुनावी व्यवस्था पर ही खतरा आ गया है तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो 10 दिन के अंदर ही उनके सुर भी बदल गए। और अब आपको सबसे मजेदार बात बताने जा रहा हूं। उसके बाद ये जो अखबार है, ये अपनी खबर वापस ले लेता है। जी हां, ये खबर वापस ले लेता है अखबार और अपने फ्रंट पेज पर एक छोटी सी खबर, तो इतनी बड़ी छापी थी 6 कॉलम की, और इतनी सी एक क्लैरिफिकेशन छापता है, इतनी सी क्लैरिफिकेशन। और उसमें लिखता है कि हमने जो ये खबर छापी, जिसमें हमने ये बताया कि रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार ने फोन ऑपरेट किया जिस पर ईवीएम खोलने का ओटीपी आना था, वो खबर गलत है। पूरे देश के नेता जिस खबर पर पिल पड़े, वो खबर बाद में झूठी निकली। जिन नेताओं ने भारत के लोकतंत्र पर, भारत के डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रोसेस पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम से हो रहे चुनावों पर फिर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला अभी तक। अब आइए इसमें साहब एंट्री एक और आदमी की होती है, एलन मस्क। जी हां, एलन मस्क, टेस्ला वाले एलन मस्क, स्पेस एक्स वाले एलन मस्क, ट्विटर वाले एलन मस्क, एक्स वाले। वो क्या कर रहे थे, हाँ एक्स वाले, सॉरी। उन्होंने क्या कहा, और सोचिए हमारे देश में भी गजब ही गजब होता है। एलन मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए एक उम्मीदवार की पोस्ट पर रीट्वीट करते हैं। वो जो उम्मीदवार, उन्होंने क्या लिखा था कि पोर्टो रिको कौन से कॉन्टिनेंट पे हुआ सर? साउथ अमेरिका में, प्राइमरी उसका साउथ अमेरिका में पोर्टो रिको नाम की कंट्री है, वहां चुनाव हुए, ईवीएम से चुनाव हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार ने लिखा कि वहां बड़ी धांधली हुई है,
तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एलन मस्क उनको जवाब दे रहे थे। एलन मस्क ने कहा हां कि ये ईवीएम पर बड़ा खतरा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी की जा सकती है, चाहे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्यों ना हो, उसकी संभावना कम है, लेकिन हां गड़बड़ी हो सकती है। इसमें हमारे एक पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपना फर्ज समझते जवाब दिया, वो भी उस कंट्रोवर्सी में कूदे। उन्होंने कहा देखिए आपके यहाँ जो ईवीएम होती है ना, वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, हमारे वाली ईवीएम में ना वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, ना इंटरनेट है, वो किसी चीज से जुड़ा ही नहीं है। वो तो जैसे मतलब एक रैंडम, जैसे आपका कैलकुलेटर होता है ना, जैसे आप कैलकुलेटर उदाहरण के तौर पर दिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन किसी चीज से जुड़ा तो है नहीं। मैं अपने फोन से वो कोई जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उसको ऑपरेट तो कर नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमारी मशीनें ऐसी होती हैं, इसीलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। एलन मस्क साहब ने नीचे लिख दिया एवरीथिंग कैन बी हैक्ड, एनीथिंग कैन बी हैक्ड। अब इस एनीथिंग कैन बी हैक्ड को फिर राहुल गांधी ने उठा लिया। कहां की खबर कहां तक पहुंच गई, हमारे देश में इतना हंगामा हो गया, और फिर पता लगा कि जिस खबर को लेकर हंगामा था वो खबर ही झूठी, फ्रॉड खबर। अब कोई नेता की आवाज आप सुन रहे हैं अभी तक? नहीं, आवाज तो उनकी बड़ी जोर जोर से आ रही है, और कई बार हम लोग ना खुशफहमी में, खाम ख्याली में, या लंबे समय तक एक ही तरह की चीज सोचते रहे। जैसे कोई बड़े घर का बच्चा हो, पला हुआ हो, उसका रजवाड़ा हो, और उसको कहा जाए कि दरअसल ये सारा कुछ राजपाट सब कुछ तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही है, आगे भी तुम्हारा रहने वाला है। भले अभी लोकतंत्र की वजह से धीरे धीरे शहर बस गए, धीरे धीरे कॉलोनियां बस गए, लेकिन ये सब तुम्हारा ही था। हो सकता है किसी रात को अचानक कोई एक व्यक्ति आए और किसी अपार्टमेंट पे, किसी सोसाइटी में कहेगा ये तो हमारी बिल्डिंग थी। कहे क्या हुआ? कहे हमारे दादाजी के समय से था, हम तो यहीं रहते थे, सब कुछ हमारा है। इस देश में एक परिवार है, और उस परिवार का एक बड़ा हो चुका छोटा बच्चा है, सबसे छोटा, मतलब अच्छा नहीं, उससे छोटी प्रियंका है, तो छोटा बच्चा है, बड़ा हो चुका, वो हर कुछ दिन पे लगता है कि नहीं नहीं देश तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए। राहुल गांधी की स्थिति यह हो गई है कि उनको लगा था कि 4 जून 2024 वो तिथि है जिस दिन वो शाम को दुनिया भर में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। अगले 4, 6, 10 दिन के भीतर राष्ट्रपति महोदय उनको बुलाएंगे और कहेंगे भाई शपथ लीजिए, तो वो कहेंगे मैं राहुल गांधी। हुआ मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आप बोलिए पहले, उसके बाद। हुआ नहीं। दरअसल ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं वो सपना देख रहे थे। मैं वही कहने वाला था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी को लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ये सपना देख रहे हैं। सपना लगने वाली चीज का नहीं होता है। सपना वही होता है कि जो हम इच्छा करते हैं, हमारी विश लिस्ट होती है, हमारे बैक ऑफ द माइंड में, जिसको नाना पाटेकर छोटा मगज बोलते हैं, तो उसी छोटा मगज में घुस जाता है। तो आप जब भी आंख बंद कर देते हैं, खुली आंख से लगता है कि नहीं नहीं ये होने वाला है, ये होगा। राहुल गांधी और उनके वो जननायक वाली जो एक भीड़ है ना, उसको लगा कि अब तो ये प्रधानमंत्री बन गए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सोचे कोई नाराज हो, नायडू जी कुछ बोल दें, नीतीश कुछ बोल दें, कोई झटका झटकी आ जाए, कोई पटका पटकी आ जाए, नहीं आई। मतलब मंत्रिमंडल पे नहीं आई तो फिर अब स्पीकर पे आएगी, तो ये चल रहा है। स्पीकर वाला किया। इसी बीच में एलन मस्क वो प्यूर्टो रिको का प्राइमरी का इलेक्शन, जहां वो इतने, मतलब अब क्या कहें, अक्षम कहना ठीक नहीं है, लेकिन बताइए विकसित देश है, इनके यहां इतनी सक्षमता नहीं है। एक में कहीं वो ईवीएम से करा लेते हैं, एक में कहीं पन्ना दे देते हैं, एक में कहीं, अरे भैया ये वही देश है जहां भारत जब कोविड सर्टिफिकेट आपके कोविन पोर्टल पर, ऐप पर देता था, हमें एयरपोर्ट पर, हम लोगों को तो बड़ी सहूलियत थी कि आप एयरपोर्ट पर गए तो आपको पन्ना लेके नहीं चलना है, दिखाया, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति को भी पर्ची लेके जानी पड़ती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पर्ची लेके जानी पड़ती थी। अब वो एलन मस्क हमारे देश की तुलना कर रहा है। अगर एलन मस्क कितना कैपेबल होता तो इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज, घृणा फैलाने वाला प्लेटफॉर्म एक्स बन गया है, जहां दिन रात अश्लील पोर्न भी चलने लगा है जो पहले नहीं चलता था, उसको अब तक ये आदमी दुरुस्त कर चुका होता। इनका अपना अनुभव है। भारत में ईवीएम हर तरह से सुरक्षित है, जितने तरह की उसमें मुश्किलें थी, वीवीपैट और उसके बाद वो सब तय हो गया। अब उसमें कहानी आती है मिड डे के उस रिपोर्टर और उस रिपोर्ट की। मुझे लगता है उसने जघन्य अपराध किया है। आमतौर पर समाचार लिखते बोलते गलती हो सकती है और उसकी माफी होनी ही चाहिए, क्लैरिफिकेशन दिया आपने, हो गया। लेकिन जहां लोकतंत्र को आप कमतर कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, उसको छोटा बता रहे हैं, वहां कार्रवाई। अरे देखिए, जब वो खबर छपी पहली बार और जिस पर इतना हंगामा हुआ, तो पढ़ते ही पहली बार में लगा भाई ये कैसे हो सकता है कि ईवीएम को खोलने के लिए ओटीपी चाहिए। मतलब नहीं मालूम था मुझे कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, लेकिन पढ़ के बड़ा विचित्र लगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? बाद में पता लगा ये तो है, किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। देखिए, सभी, मुझे तो लगता है सबसे पहले उस मिड डे अखबार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।
मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाकई बहुत ही घृणित अपराध उसने किया है। ऐसी चीजों के बारे में जब तक कोई पुष्ट खबर ना हो जाए, इस प्रकार की चीजें छापना ये पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को कलंकित करता हो और फिर से उसी कंट्रोवर्सी को ला करके खड़ा कर देता हो जिस कंट्रोवर्सी को आज से 10 दिन पहले इस देश ने खारिज कर दिया था और सभी विपक्ष ने या पक्ष ने सबने मान लिया था कि ईवीएम में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। इतना खुश तो विपक्ष हुआ ही नहीं पिछले 10 साल में। मैं वही कह रहा हूं, मैं फिर वही कह रहा हूं, इसलिए उस व्यक्ति ने बहुत ही घृणित और जघन्य अपराध किया है। इस अपराध की यदि कोई तुलना करनी हो तो आप उस इंडियन एक्सप्रेस की उस स्टोरी से आप कर सकते हैं जिसमें कुछ वर्षों पहले ये चला गया था कि आगरा से एक ब्रिगेड जो है वो निकली है और यहाँ कू करने जा रही है, कू करने के इरादे से निकली है। वो बाद में वो खबर भी झूठी निकली, वो फरेब निकला, वो गलत निकला, एक नैरेटिव का जिसको चलाया गया था। अब रही बात भारत के नेताओं का, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपके पास एक अवधि थी, आपके पास हमेशा, कम से कम इलेक्शन कमीशन ने आपको बार बार कहा है, बार बार कहा, 41 बार इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस देकर के कहा कि ये रहा ईवीएम, आप इसको हैक करके हमको दिखाइए, ये रहा ईवीएम। कितनी बार? 41 बार। 41 टाइम्स, 41 टाइम्स, समझे कि नहीं? 41 टाइम्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई ऐसे बार बार आए जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कोई गया नहीं, कोई कुछ कर नहीं पाया, कोई जाता नहीं है, कोई हैक करके दिखाता नहीं है, सब अपना अपना एक नया नया मॉडल। अब एलन मस्क मसीहा है, उन्होंने कह दिया है कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड, तो एनीथिंग कैन बी हैक्ड। देखिए, एलन मस्क कह देने से, उनके कह देने से कोई हम अपनी चीजों पर आरोपित कर लें, यही तो हमारे साथ दिक्कत है। बाहर की दुनिया यदि जो कुछ भी कह देती है, वो कोट दे देती है, तो हम पहन करके कहते हैं गलती हमारे हाथ पैर की है। उसने तो कोट ठीक ही दिया था। जैसे होता है ना, मॉडल दे दिया और मॉडल में आप यदि फिट नहीं होते हैं तो गलती मॉडल की नहीं है, आप अपना पैर काटिए, थोड़ा सा हाथ छोटा कीजिए। दर्जी ठीक है। हाँ, मैंने दर्जी उसने जो बना करके दिया है वो ठीक है, आप अपना हाथ पैर में इस पर एक नई चीज भी चल रही है। अब एक नई चीज भी आ गई है। अब सब कुछ हो गया। एलन मस्क की बात पर राजीव चंद्रशेखर, उनके बीच में भी कुछ वो पोस्ट भी हो गई। वो मैंने देखा। अब कांग्रेस के प्रवक्ता नई चीज निकाल के लाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ शोर मचाते रहे, ईवीएम ईवीएम ईवीएम, कभी एक बार सरकार के किसी नुमाइंदे ने हमको जवाब नहीं दिया। एलन मस्क बोल रहा है तो उसको जवाब दे रहा है संसद। नहीं, देखिए यहाँ भी ये भी गलत बात है। चुनाव आयोग ने कई बार जवाब दिया है, चुनाव आयोग ने इस चीज को कई बार खारिज किया है। चुनाव आयोग ने ठीक इससे उल्टा उनको चुनौती दी कि आप आइए, इसको करके तो दिखाइए, कोई टेक्नीशियन हो जरा लेकर के तो आइए, कोई इंजीनियर है आपके पास, लाए जो सॉफ्टवेयर हैक करके ये भी तो दिखाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कितना विचित्र है ना, मतलब अगर वाकई में ये हैक हो सकता है या ओटीपी आता है और ओटीपी बीजेपी या एनडीए के जो एक सलाह है, आप सलाह सुन लीजिए। यदि सबसे बड़ा किसी ने फरेब किया, सबसे बड़ा फरेब, और वो घृणित फरेब, और मजेदार बात है कि अभी भी उस पर कॉग्निजेंस ठीक ढंग से जो नहीं लिया गया, वो राहुल गांधी का गारंटी कार्ड था, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अरे वो तो सर फरेब की नहीं, मैं इसको करे सरकार ना, ये सरकार का काम है। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, यूपी में सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, में केस गया है, लेकिन उसको उस ढंग से नहीं लिया तो बात गया की बात है सर। जो महिलाएं वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर जा रही हैं, उनकी शिकायत ली जाए, वहां पर थाने में रिपोर्ट लिखी जाए। वो जो गारंटी कार्ड है, Anyway, बड़ा स्कैनिंग वगैरह आता सर, वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन फिर अभी इस पे ईवीएम की बात पर आते हुए, अच्छा मैं ये कह रहा था कि फर्ज कीजिए जो अभी सब कुछ कहा जा रहा है सच था, अगर एक खबर वो विड्रॉ नहीं करता मीडिया अखबार, तो सच होती कि ईवीएम का ओटीपी आता है और इतना आसान है कि पोलिंग काउंटिंग बूथ पर कोई बीजेपी वाला जाएगा, वहां से फोन वाला उसका फोन लेगा, ओटीपी अपने फोन पर लेगा, ईवीएम खोलेगी, उसमें जो उसको करना वो कर लेगा। तो प्रधानमंत्री की सीट का मार्जिन 1.5 लाख रह जाता। तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हार जाती, तो अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती, कि सब कुछ हो जाता। हाँ, लेकिन रविंद्र वाइकर के 48 वोट से जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये फ्रॉड करेगी, ताकत लगा देगी। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जो पहली बात कि ईवीएम जो है बड़ी ही पुख्ता मुझे लगता है प्रणाली है, जिसको बार बार प्रूव हुए जो इलेक्शंस में कि किस तरह से विपक्षी दल जीते हैं अलग अलग जगहों पर। इन चुनावों में भी जिस तरह की सफलता विपक्षी दलों को मिली है, उससे भी ये प्रूव होता है कि ईवीएम जो है वो बहुत ही सॉलिड टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात ये आती है कि मिड डे की अखबार की खबर की बात आती है
तो देखिए वो खबर जो है वो मुझे लगा अति उत्साह में लिखी गई खबर है। उससे पहले उसका जो सृजन है वो यहाँ से है कि पुलिस जो है वनराई में एक मामला दर्ज करती है मुंबई में, और उस मामले में ये कहा जाता है कि अनऑथराइज यूज ऑफ ए मोबाइल फोन ऑफ ए ऑथराइज पर्सन, और उसमें जो है वो रविंद्र वारिकर के एक जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ, ये मंगेशकर पडनेकर के खिलाफ मामला दर्ज होता है। उससे आगे जो खबर गई जो मिड डे ने लिखी वो अति उत्साह में है, या हाँ वो गलतियां हैं उसमें। यहां तक अगर खबर रहती तो बात जो है इलेक्शन कमीशन के प्रेस रिलीज में भी ये बात है कि एक ऑथराइज पर्सन का फोन जो है अनऑथराइज रूप से यूज किया गया, वहां तक ठीक था। अब बात आती है ईवीएम की, बात आती है जहां तक एलन मस्क का मामला है। मैं मानता हूं एलन मस्क जो है उन्होंने जो भी कहा हो, हैक करने की बात कही हो या बाकी बातें कही हो, वो भारत के संदर्भ में शायद सही नहीं है। जहां तक एलन मस्क है वो बहुत ही माना जाता है कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सेवी आदमी है। उनकी जिस तरह की कंपनियां हैं, जिसमें अब ब्रेन चिप की जो कंपनी उन्होंने नई शुरू की हुई है, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। और एलन मस्क का ये कह देना इंडियन संदर्भ में, क्योंकि उनको, मुझे नहीं लगता उनको मालूम है कि इंडियन संदर्भ में जो ईवीएम है, बोला कहा ही ही नहीं था, कहा ही नहीं। सिर्फ एक जेनरिक स्टेटमेंट दिए, वो अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में था, वहां के इलेक्शंस को लेके था। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो सही बात नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ईवीएम है वो सही बात है कि वो किसी भी ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है, वो किसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी है और उसको मानना चाहिए। कई बार इस पे आवाजें भी उठ चुकी हैं, कई बार इसके इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे चुका है, और ये बार बार प्रूव हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें अभी नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहस जो है अब खत्म हो जानी चाहिए, और विपक्ष को भी इस बहस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसी ईवीएम के जरिए जो है इस बार के लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों, महाराष्ट्र में, वो इन्हीं ईवीएम की वजह से आए। एक छोटा सा सलाह, समीर जी बोलने से एक छोटा सा सलाह है। कांग्रेस को 99 जितना सीट है ना, सबको विसर्जित कर देना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए और एक फ्रेश इलेक्शन करवा देना चाहिए। वहां पे ईवीएम गड़बड़ है, ठीक है, नहीं है, मतलब जो सीटें जीती है कांग्रेस वहां बैलेट पेपर, मार्जिन बढ़ाने के लिए, मार्जिन बढ़ाने के लिए बैलेट पेपर से। सही बात है। समीर जी, देखिए सरोज, 24 कौन साल है ये जिन पर आरोप लगे, कौन है ये लोग? मैं उसको बताता हूं, तो मैं एक जिक्र कर दूं सर। पहले 24 साल हो गए ईवीएम के इस्तेमाल करते करते, आप देखिए, लेकिन एक ऐसा ईवीएम भूत बन गया है कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए कि इससे कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश सत्ता पक्ष करे, चुनाव आयोग करे, सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन वो बार बार लौटकर भूत उनके पास आता है और वो ईवीएम का जिक्र करते रहते हैं। इतने चुनाव के बाद भी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम के अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चुनाव आयोग कह चुका है, बार बार कहा गया है कि आप इसको प्रूव करो भाई, अगर आपको लगता है। और अब तो खबर है कि कल वो सत्यनारायण पिपोत्रा जो है उन्होंने भी कल जिक्र कर दिया। हाँ, सत्यनारायण गंगाराम ने भी कह दिया है कि मैं आईटी का इतना एक्सपर्ट हूं, मैंने टेलीकॉम में 40 साल काम किया है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि ईवीएम में छेड़खानी की जा सकती है। कल कहा उन्होंने इस बात को कि मेरा 40 साल का टेलीकॉम का अनुभव है और मैंने इसे रिसर्च और अध्ययन किया हुआ है और मैं इस बात से सहमत हूं कि ईवीएम में किसी न किसी तरह से छेड़खानी की जा सकती है। लेकिन 40 साल का अनुभव ये बताने को तैयार नहीं है कि वो एक प्रूव कर दे ईवीएम को, सार्वजनिक रूप से आके बता दे कि इस तरीके से इसको हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग बार बार बता रहा है कि इसके अंदर भाई किसी तरह का सॉफ्टवेयर लगता नहीं है, ये किसी फोन से कनेक्ट होता नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक से यूज होती हो, जो बाहर से किसी से ऑपरेट हो सकती हो। सही बात। सारे तरीके से चुनाव आयोग इसको बता चुका है, उसके बाद भी विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष को बात मानना चाहिए कि क्या स्मृति ईरानी हार गई है तो क्या वो मैनेज कर सकते थे क्या इसको, इसके पहले हराने के लिए? मोदी का अगर वोट कम हुआ है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ईवीएम मैनेज हुए से मोदी जी का कम हुआ है? स्मृति ईरानी हारी तो क्या स्मृति ईरानी का एक भी बयान आया कि ईवीएम में मुझे शक है, फिर से जांच होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 99 सीटें आने के बाद भी, उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आने के बाद भी, महाराष्ट्र में 9 सीटें पर टिक जाने के बाद भी किसी नेता ने ईवीएम के ऊपर प्रश्न उठाया है क्या कि ईवीएम के कारण हम हारे? महाराष्ट्र में 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से हारी है। उनके सांसदों ने कह दिया कि हमें ईवीएम पे भरोसा है, हम हारे होंगे सीट को लेकर। तो जब विपक्ष बार बार ये बात देख रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और उसके जीते हुए नेता आज तक कभी ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी ये बात मान लेना चाहिए। राहुल गांधी दोनों जगह से जीत रहा है, वायनाड से जीतते हैं, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं। मतलब ऑपोजिशन इस खबर पर इतना उत्साहित क्यों हो गया, समझ में नहीं आया मुझे। अब आप नतीजों के बाद मुझे लगता है कि ये इतना बहुत अब रहस्य नहीं रह गया है। भ्रम और अराजकता पर विपक्ष को ये सफलता मिली। झूठ बोला उन्होंने, अराजकता की, बार बार वही झूठ बोलते रहे। अब उनको लगता है कि ये झूठ उनके काम आता है।
एक वर्ग तो है ना जो मोदी विरोधी है, एक वर्ग है जिसको 10 साल की सरकार के बाद लगता है कि भाई लोकतंत्र में जरूरी है 10 साल बाद सरकार बदल जानी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी अतिरेकी विचार के होते हैं जो कहते हैं 5 साल में ही सरकार बदल जानी चाहिए। कुछ उससे भी अतिरेकी है जो कहते हैं अगर मिली जुली रहती थोड़ा और बढ़िया रहता है, दबाव बना रहता है, प्रेशर ग्रुप बना रहता है। इतने तरह के लोग हैं और मुझे लगता है कि यह चुनाव इतिहास में याद किया जाएगा कि एक राहुल गांधी संविधान की एक प्रतीकात्मक पुस्तक लेकर पूरे समय ये कहता रहा कि संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जबकि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का काम किसी ने कोशिश की थी तो इंदिरा जी ने किया था। संविधान की आत्मा किसी ने मारी तो प्रियम्बल प्रस्तावना, ये संविधान सभा वाला तो है नहीं, ये तो इंदिरा जी वाला है। तो मुझे लगता है कि ये एक ही बार हुआ, वो दोनों काम इनकी दादी ने किया। अब उसको वो दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में संशोधन हर कोई करता है, लेकिन लेमैन की भाषा में, सामान्य भाषा में, अरे भाई बदला ना, मतलब किसी से आप कहेंगे भाई संशोधन हुआ, अरे नहीं राहुल गांधी जो कहा बदला ना, ठीक है कि नहीं, वो अब हो गया, उसके बाद आप उससे बहस नहीं कर सकते। गांव के आदमी के दिमाग में जम गया, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे वो भी, जबकि रिजर्वेशन बचाने के लिए इस सरकार ने क्या क्या किया है। दूसरा वर्ग कहता है कि ये तो रिजर्वेशन रोकते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब अराजकता, भ्रम, झूठ से आपको एक बार सफलता मिलती है तो आपको लगता है कि ये सबसे आसान रास्ता है। राहुल गांधी वही प्रयास कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये 240 भी ये लोग ले आए, ऐसे ही आ गए। ये आप जो बोलते हैं विपक्ष ने झूठ बोला, मैं मानता हूं वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आपके लोगों में थी, जिन्होंने बार कई लोगों ने ये उठा के बोल दिया कि हम 400 सीटें इसलिए लाना चाहते हैं कि हम संविधान बदलना। संविधान बदलेंगे मैं ये कह थोड़ी कहा आरक्षण खत्म करेंगे। मैं बीजेपी की बात, मैं समझ गया आपकी बात। प्रॉब्लम वहां पे भी एक आदमी ने ये मुझे बता दी जिसने कहा आरक्षण खत्म करेंगे हम आएंगे तो। नहीं, आरक्षण की बात हो ही नहीं रही। आरक्षण की तो किसी ने बात ही नहीं की भाई। एक मिनट सौरभ जी, संविधान खत्म करने की बात क्या है? खत्म करना भी नहीं सर, किसी ने संविधान नहीं में कहा बदलाव करेंगे ये कहा बहुत से लोगों ने। हाथ सही अब है मान कहा। लेते हैं संविधान में बदलाव तो इसके लिए भी किया जा सकता है कि जो आर्टिकल 30 और 29 है, जो मुसलमानों को मोर देन इक्वल का सिटीजनशिप दे रखा है इस देश में, जो बराबर का नहीं बराबर से ज्यादा का अधिकार, जिनके पुरखों ने इस देश को बांट बूट दिया, इसके बाद धर्म के नाम पर बांटा, इसके बावजूद भी उनको ज्यादा से नहीं, अधिकार जो दिया। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस पेटेंटली झूठ बोल के चुनाव में नंबर बढ़ाया। मैं तो अपने पहले स्टेटमेंट में यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। ये पूरी लड़ाई कांग्रेस ने फरेब, झूठ और देश के साथ गलत काम करके किया। कहीं किसी ने नहीं कहा है, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने यह नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे। कहीं कहीं उत्साह में एकाध ऐसे लल्लू जी जैसे लोग हैं तो उसका परिणाम वो भुगत चुके। ऐसे संतो, एक हेगड़े साहब थे कर्नाटक के अंदर, उनको पार्टी ने टिकट ही काट दिया। लेकिन आप इन 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए, और वो भी उत्साह में क्या, हमको बहुत बड़ा काम करना है। बड़ा काम करने का मतलब थोड़े कि संविधान को हम गर्त में डाल देंगे। अरे सबसे बड़ा काम तो गलत संविधान से उसी दिन हुआ। मैं तो आज भी फिर दोहरा रहा हूं, इस बात को दोहराया, तिहराया और हमेशा 4 बार बोला जाना चाहिए और रोज बोला जाना चाहिए कि अरे भाई, जो संविधान की प्रति जिस पर हस्ताक्षर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो संविधान तो तुम दिखाते नहीं हो। वो संविधान तो तुमने कहीं जला करके छोड़ दिया। चलिए खैर, अब ये मतलब ये ईवीएम की कहानी, नई कहानी जिंदा करने की कोशिश जो की गई थी, अखबार ने खबर ही हटा ली तो कहानी अपने आप दोबारा डूब गई। लेकिन कोई आदमी आके आप बोले तो यहाँ हमने इस पर इतनी बातें कह दी थी, ये खबर गलत थी, हमको नहीं बोलना चाहिए था।